नमस्ते और वेलकम टू स्टडी विद थेडी। जी हाँ, हमारा आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम जानेंगे मुंबई से अंडरवर्ल्ड ख़त्म कैसे हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन लास्ट तक देखिएगा। फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई दुनिया भर में बॉलीवुड के लिए भी जानी जाती थी, कभी वह अंडरवर्ल्ड के लिए भी जानी जाती। करीम लाला हाजी मस्तान के इस अंडरवर्ल्ड को दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन ने ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। एक समय ऐसा भी था जब मुंबई पुलिस के पास केवल 30 से ज़्यादा एक्सटॉर्शन के मामले आते थे। 2016 में पुलिस ने 5 केस रजिस्टर्ड की अंडर द महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट MCOCA में से केवल 2 ही रिलेटेड थे। आज का हमारा यह वीडियो अंडरवर्ल्ड पे बेस है। आज हम समझेंगे कि अंडरवर्ल्ड बना कैसे और ख़त्म कैसे हुआ। मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी आज़ादी के पहले ही चालू हो गई। उस समय के जो डॉन थे वो अपनी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट, और इन सभी डॉन में 3 जो कि मुख्य थे, करीम लाला हाजी मस्तान, तीसरा वर्दा राजन मुदालियर। इन तीनों डॉन ने 1940 से 1980 तक मुंबई को पूरे अपने कब्जे में रखा था। मतलब सारा एक्टिविटी इन्हीं के अंडर हो रहा था। करीम लाला को अफगान माफिया या पठान माफिया के नाम से भी जाना जाता था। इसके पीछे का कारण यह बताते हैं कि वह अफगानिस्तान के कुनार प्रोविंस से आए हुए पश्तून्स थे। पश्तून जो कि अभी काफी न्यूज में है अफगानिस्तान क्राइसिस की वजह से। इनके मेजर सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन से थे आइए बताते हैं। हशिश ट्रैफिकिंग, प्रोटेक्शन रैकेट, एक्सटॉर्शन, इलीगल गैम्बलिंग और गोल्ड स्मगलिंग। हाजी मस्तान का जन्म 1926 में तमिलनाडु में हुआ था। 8 साल की उम्र में वह अपने पापा के साथ मुंबई आया था। पहले वह साइकिल रिपेयर की दुकान चलाता था। उसके बाद बॉम्बे डॉक्स में एज ए कूली काम करता था। कहा जाता है यहीं से क्रिमिनल लाइफ चालू हुई थी। मस्तान ने गोल्ड, सिल्वर और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो कि उस समय बहुत महंगे हुआ करते थे, उसका स्मगलिंग करके मुंबई में लाता था, जिससे वह काफी पैसे कमाता था। और जो आपको पता ही होगा, फिल्म इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर्स के थ्रू वो अपने पैसे लगाता था। वर्दा राजन जो कि एक तमिल था, क्राइम वर्ल्ड में लीगल वाइन बेच इंटर किया था। उसके बाद इन सब ने नारकोटिक्स में अपना हाथ डाला। हेरोइन, चरस, गांजा, अफीम, इस सब में अपना हाथ डाला। अब आती है कहानी मशहूर डॉन दाऊद इब्राहिम की। 1955 में एक कोंकणी फैमिली में पैदा हुआ था, डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। उसके पिता इब्राहिम कसकर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। दाऊद इब्राहिम ने अर्ली एज से ही क्रिमिनल वर्ल्ड में अपना नाम कमा लिया था। 19 साल की उम्र में उसने हाजी मस्तान से भी दुश्मनी ले ली थी। उसके बाद उसने हाजी मस्तान के पैसे लूटने का प्लान बनाया, लेकिन गलत फहमी के कारण उसने एक मेट्रोपॉलिटन बैंक को लूट लिया, जो कि उस समय की सबसे बड़ी लूट थी। लेकिन उस समय की कहानी यह थी कि पुलिस ने तो इनके खिलाफ कंप्लेन लिखी थी, लेकिन फिर एक ऑफर भी दिया था कि पठान गैंग को खत्म करने में हमारी मदद करें। यहाँ से मुंबई अंडरवर्ल्ड की एक नई कहानी चालू हुई थी। 1988 आते आते दाऊद ने अपने माइंड से और मुंबई पुलिस की मदद से 1988 के बाद इन सबको बाहर कर दिया था। दाऊद इब्राहिम के बाद कुछ और थे जिन्होंने मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बनाया था। इसमें से एक थे छोटा राजन, जो कि दाऊद का ही पुराना साथी था। यह बड़ा राजन का चेला हुआ करता था। बड़ा राजन के मर्डर के बाद उसका सारा बिजनेस छोटा राजन ने चालू कर दिया। 1988 में दाऊद इब्राहिम के बाद छोटा राजन को भी इस देश छोड़ के भागना पड़ा। मुंबई जो कि एक अपॉर्चुनिटी की ज़मीन थी, अंडरवर्ल्ड ने भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। ये वो समय था जब यहाँ पे ना तो शूट आउट होता था और ना ही गैंग वार हुआ करता था। प्रॉफिट के लिए अंडरवर्ल्ड के कई सोर्स ऑफ इनकम थे, जिनमें से था गैम्बलिंग, वसूली, स्मगलिंग और इलीगल लिकर। 1938 में सरकार ने बॉम्बे में लिकर बैन कर दिया था। तो आपको पता ही होगा लिकर बिना कोई रह नहीं सकता। लिकर की मांग ज़्यादा थी, डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। उस टाइम ऐसा था कि लिकर के मामले में उस समय पूरा बैन था। उस समय कफ सिरप भी बैन हो गया था लिकर के चक्कर में, क्योंकि उनमें अल्कोहल हुआ करता था। अब ये मौका था अंडरवर्ल्ड के लिए कमाने का। बाहर से स्मगल करके ब्रांड ला के अंडरवर्ल्ड मुंबई में अल्कोहल बेचता रहा। बैन के कारण यह डिमांड और सप्लाई का खेल ज़्यादा था, सप्लाई कम था, जिससे इस उसके आसमान छूने लगे। शराब की ब्लैक मार्केटिंग चालू हो गई। ऐसा समय था जो कि शराब बनाने वाले, स्मगलिंग करने वाले, यहाँ तक कि शराब को बांटने वाले भी लोग अपने को फ़ायदे में रखते थे। धीरे धीरे यह बिजनेस पूरा महाराष्ट्र और गुजरात को कवर कर लिया, क्योंकि इन दोनों स्टेट में लिकर बैन था। 1991 से पहले कई मार्केट में चीज़ों का इंपोर्ट बैन था। गवर्नमेंट का कहना यह था कि हम अपने लोकल को प्रमोट करेंगे। यह अंडरवर्ल्ड के लिए बहुत मौके का समय था। बाहर से लग्जरियस सामान ला के अंडरवर्ल्ड में, मुंबई में लाके बेचना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक और लग्जरियस बेस्ड आइटम को दुबई या बाहर से लाके मुंबई में, जो जहाँ भारी मांग थी मुंबई में, वहाँ ले जाके बेचने लगे। परफ्यूम से लेके रेडियो तक भारी डिमांड थी मुंबई में। अंडरवर्ल्ड ने इस डिमांड का फ़ायदा उठाकर इस गुड्स को
बाहर से इंपोर्ट करा के स्मगलिंग के थ्रू मुंबई में बेचना चालू कर दिया। देखते ही देखते स्मगलिंग उन सभी आइटम्स को अपने कैद में ले लिया जिसको उस टाइम की गवर्नमेंट ने इंपोर्ट बैन लगाया था। उस समय गोल्ड और सिल्वर की भी स्मगलिंग बहुत ऊंचे दर्जे पे होती थी। अब इतने सारे मौके थे अंडरवर्ल्ड को पैसे कमाने के स्मगलिंग के थ्रू। ये ऐसा टाइम था जब अंडरवर्ल्ड स्मगलिंग करके पैसे कमाती थी। ऐसे टाइम में ना तो मर्डर हुआ, ना तो एक्सटॉर्शन होता था, ना कोई किसी प्रकार का केस चलता था। देखते ही देखते अंडरवर्ल्ड ने इतने बड़े पैमाने पे स्मगलिंग चालू कर दी कि उस टाइम कहा जाता है कि एक पैरेलल इकोनॉमी बना लिया था अंडरवर्ल्ड ने। इस पैरेलल इकोनॉमी से जो पैसे आते थे उसका कुछ पैसा पॉलिटिशियंस के पास भी जाता था। कई ऐसे केसेस हैं जब अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिशियन के रिश्ते खुलकर सामने आए थे। इसके मेनली दो कारण थे, एक तो पैसा, दूसरा अपने लोकेलिटी का वोट। किसी भी पॉलिटिशियन के लिए सपोर्ट बेस्ट सपोर्ट होता है, एक तो पैसा, दूसरा जनता का वोट। पॉलिटिशियन का साथ मिलने से अंडरवर्ल्ड ने गवर्नमेंट मशीनरी से अपने आप को सिक्योर करवाया। अभी यह समय था जब एक के बाद एक आए अंडरवर्ल्ड डॉन ने क्राइम को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। अब आइए बताते हैं फॉल ऑफ अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड ख़त्म कैसे हुआ। ऐसा टाइम था जब दाऊद जैसे अंडरवर्ल्ड के गुंडों को पुलिस भी प्रोटेक्शन दिया करती थी और कुछ अरुण गावले जैसे जो कि पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुके थे वो अपने आप को सबसे बड़ा माफिया समझने लगे थे। लेकिन अब शुरुआत होती है 1990s की, जो कि भारत को एक तरीके से पूरा बदल देता है 1990s। इसके बाद जो दौर आया 1990s के बाद उसने मुंबई और अंडरवर्ल्ड को बिखेर के रख दिया। आपको पता ही होगा 1990s आते आते भारत के पास फॉरेन रिजर्व बचा नहीं था। के बाद गवर्नमेंट ने LPG रिफॉर्म लाया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। ये ऐसा समय था जब इंडियन मार्केट को फॉरेन मार्केट का एक्सेस मिला। ये इस टाइम फॉरेन वस्तुएं भारत के मार्केट में आके भर गई। जैसा कि आपको पहले ही पता होगा, अंडरवर्ल्ड लग्जरियस आइटम को इंपोर्ट करवा के स्मगलिंग करवाता था। जो कभी हाई पैसे के होते थे आज वो बिल्कुल लो पैसे पे बिकते थे। अब यहाँ सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो गई थी और डिमांड कम हो गई थी। डिमांड कम इस वजह से हुई थी क्योंकि मार्केट में चीज़ें ज़्यादा आ गई थी। अब इसके बाद एक ऐसा समय आता है जब जो अल्कोहल पे बैन था वो भी हट गया। गुजरात और महाराष्ट्र अलग हो गए। इसका असर जो स्मगल लीकर आता था उस पर पड़ा। अब आपको दो ऐसे सिचुएशन पड़े थे, एक तो LPG के बाद और दूसरा लिकर बैन ख़त्म होने के बाद। जो अंडरवर्ल्ड का मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था। अब ये जो पैसा था ये लॉस ख़त्म करने के लिए एग्रेसिव एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और मर्डर चालू कर दिए। पहले जहां ये क्राइम बहुत कम होता था ये अब इसका रेट बहुत ज़्यादा हो गया था। फंड क्रंच के चलते मुंबई के अंडरवर्ल्ड ने जनता पर इतना जोर डाला कि पुलिस स्टेशन में एक दिन के अंदर 33 से ज़्यादा एक्सटॉर्शन के मामले आने लगे थे। उस समय ये कहा जाने लगा था मुंबई में ऐसा वो शख्स नहीं बचा था जो BMW या मर्सिडीज से चलता था जिसके पास एक्सटॉर्शन के कॉल ना आए हों। मुंबई अंडरवर्ल्ड का फोकस मेनली बिजनेस क्लास और बिल्डर्स के ऊपर कर दिया। इसके अलावा बॉलीवुड का आसान शिकार कौन बना? बॉलीवुड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स और सिंगर्स। हर वो शख्स जो एक्सटॉर्शन मनी पे कर सकता था वो मुंबई अंडरवर्ल्ड की नज़रों में आ गया था। एक ऐसा ही बड़ा इवेंट गुलशन कुमार का मर्डर केस था जो कि एक्सटॉर्शन मनी ना देने के कारण हुआ था। इस मौत से उन्होंने यह मैसेज क्लियर कर दिया, चाहे कोई भी हो वह उनकी पहुंच से बाहर नहीं है। कोई भी हो उसे मारा जा सकता अगर उसने एक्सटॉर्शन मनी ना दे दिया तो। और यही कारण था कि अंडरवर्ल्ड का डिक्लाइन यहीं से चालू हो गया था। इस मर्डर ने करंट गवर्नमेंट, पुलिस सब पे प्रेशर डाला कि आप दाऊद कंपनी के खिलाफ एक्शन लो। इनके डाउनफॉल का दूसरा कारण मेन यह था कि मुंबई अंडरवर्ल्ड इसके पहले कभी कम्युनल में नहीं बटा था, मीन्स इनका कोई धर्म नहीं होता था। लेकिन जब देश से बाहर निकले तो ये ISI टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इन्फ्लुएंस में आने के बाद दाऊद जैसे गैंगस्टर कम्युनिस्ट हो गए। यही कारण था कि छोटा राजन डी कंपनी से अलग हो गया था। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद मुंबई में भी दंगे चालू हो गए। वैसे तो पूरे देश में हो रहे थे लेकिन मुंबई में भी दंगे चालू हो गए थे। इन दंगों की वजह से ISI ने दाऊद को मुंबई पे अटैक करने का कारण बनाया था। पाकिस्तान से आए हुए हथियार और टाइगर और याकूब मेमन के साथ मिलकर दाऊद ने मुंबई में कई सीरियल ब्लास्ट करवाए थे। 12 मार्च 1993 को मुंबई शॉक्ड हो गया पूरा, जब उस टाइम साल 1993 में उस समय का सबसे बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था। कहा जाता है इन ब्लास्ट के बदले पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को स्मगलिंग के लिए अपना टेरिटोरियल वाटर
एक्सेस दिया था। इस ब्लास्ट के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। इन ब्लास्ट के बाद वो क्रिमिनल ना हो गए, एक तरीके से टेररिस्ट में चेंज हो गए थे। इस ब्लास्ट के बाद फंड क्रंच के चलते बिल्कुल मुंबई पुलिस तबाह हो चुकी थी। इसके बाद मुंबई पुलिस का बस एक ही मकसद था, मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया। अब आइए इसे क्रोनोलॉजी से समझें। पहले तो एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद अंडरवर्ल्ड की अर्निंग कम हो गई, जिससे कि पॉलिटिशियन को प्रोवाइड की जाने वाली फंडिंग में भी असर पड़ा। एक्सटॉर्शन का शिकार मेनली बिजनेसमैन और मिडिल क्लास से ऊपर थे। इन्होंने सुरक्षा के लिए पॉलिटिशियंस पर अपना दबाव बनाना चालू किया कि हमें सिक्योर करो, कॉल्स ज़्यादा आ रहे हैं। मुंबई पुलिस तो प्रेशर में था ही साथ पॉलिटिकल जो घराना था वो भी, उसके पास भी कोई रीज़न नहीं बचा मुंबई अंडरवर्ल्ड को बचाने का। स्मगलिंग रुकने के बाद जो जगह जगह फंड पहुंचता था उस पर भी रोक लगा, जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ के रख दी थी। इस एक्शन के बाद गैंग्स बिखर गए, क्रिमिनल सरेंडर करना चालू कर दिए। के बाद मुंबई पुलिस ने एक सेल बनाया जो कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सेल माना जाता था। उसमें थे दया नायक, सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा, असलम मोमिन, विजय सालस्कर, प्रफुल्ल भोसले, संजय कदम। स्क्वाड ने 500 से ज़्यादा गैंगस्टर का इनकाउंटर किया और 2004-05 आते आते अंडरवर्ल्ड का सफाया कर दिया था। इससे हमें यही समझ में आता है कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। आज आपने समझा क्रोनोलॉजी कैसे अंडरवर्ल्ड ख़त्म हुआ। ये वीडियो और भी लंबा हो सकता था, लेकिन मैंने कट करके काफ़ी छोटा बनाया। जय हिंद, जय भारत।